धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। धर्मांतरण मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर को टेक ओवर कर जांच को आगे बढ़ा दी है और अब दिल्ली, यूपी समेत कई दूसरे राज्यों में भी धर्म परिवर्तन मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट की जांच की आंच अब ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय तक पहुंच चुकी है। यूपी एटीएस ने गुरुवार को ही धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जांच के लिए ईडी को सौंप दिए थे और आज ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही ईडी धर्मांतरण के लिए होने वाली विदेशी फंडिंग का कच्चा चिट्ठा खोल देगी। शुरुआत में इस मामले की जाँच ईडी की लखनऊ ब्रांच से कराए जाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ने के बाद जाँच ईडी मुख्यालय की एसटीएफ शाखा से कराई जा रही है। सीधे तौर पर कहें तो यूपी पुलिस ने ईडी को केस सौंप दिया है और ईडी अब विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इन दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर। जी, ये संभव है। ईडी के निशाने पर एक विदेशी बैंक खाते समेत देश विदेश के आधा दर्जन से ज्यादा संगठन और हवाला ऑपरेटर हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि उमर गौतम के संगठन द्वारा जिन लोगों का धर्मांतरण कराया गया उनमें लगभग 55% महिलाएं हैं। यूपी एटीएस ने गुरुवार को ही धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जाँच के लिए परिवर्तन निदेशालय को सौंपे थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण का एक ही खतरनाक खेल है। मेरे सभी बहनों और भाइयों, ये कैसा संयोग है कि जब मैं रूड़ा आता था तो रूड़ा स्टेशन का उपयोग बहुत कम होता था। कानपुर से अकबरपुर, अकबरपुर से ये जो नया पुल बन रहा है, मुझे देखकर प्रसन्नता हुई। समय लग रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी से बन सके तो अच्छा है। तो रेलवे बना रही ना, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब भी साथ में हैं, इसीलिए मैंने ये बात उनके सामने भी रख दी। कोशिश करिए कि जितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर इस पुल के इंतजार में जब गेट बंद होता था तो रेलवे की मजबूरी हम समझ सकते हैं। एक ट्रेन पास करेंगे, ये एक कानपुर से आ रही है, एक इटावा साइड से, उनको लगता था जितनी जल्दी से जल्दी हम ट्रेन पास करें। एक ट्रेन के लिए वो गेट बंद करते थे, लेकिन लगता था कि उस बीच में 4, 5, 6 ट्रेनें निकल जाती थी, तब उसके बाद में वो खोलते थे। और इसमें कभी कभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ और यही आप सब लोग भी उससे गुजर चुके हैं, 1-1 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करते थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मेरे साथ में मेरे मित्रों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, सबसे बड़े अधिकारी। आज जब मैं सुबह चला सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, रेल मंत्री भी आए थे, वो भी चाहते थे कि मैं साथ में चलूं, लेकिन मैंने उनको मना किया, आप मत चलिए। आपके अधिकारी भी जो हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शर्मा जी, वो हमारे साथ में चलेंगे, और भी अधिकारी हैं। तो जो कुछ वहाँ पर हमें जनता की ओर से कहना होगा वो मैं इनको कहूँगा और ये लोग आप तक उस बात को पहुँचा देंगे। रूड़ा न मेरे लिए नया है न आप सबके लिए, लेकिन प्रतीक्षा थी। आप सब लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भी कई लोग घंटों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, न केवल रूड़ा के बल्कि रूड़ा के आसपास के गांवों के, जिनको जानकारी मिली। और सही मायने में कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि बरसों से प्रतीक्षा में थे कि पिछले 3.5-4 साल हो गए और इस बीच में मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। कानपुर तक आया, लगभग 5 बार आया, लेकिन कानपुर देहात नहीं आ पाया। और एक ऐसा संयोग बना
अभी भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन रेल मंत्री जी ने हमें मदद की और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप जब कानपुर नगर या देहात जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में पिछले 5-6 वर्षों में रेलवे ने बहुत प्रगति की है और मैं चाहूँगा कि आप उसको एक झलक जरूर देखें। मेरी भी इच्छा थी कि जो फ्रेट कॉरिडोर जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, आज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। उसको कई स्टेशन से छोड़ करके उसको बाईपास निकाल करके बनाया और उसका क्या महत्व है वो शायद रूड़ा चौकी व्यापारिक स्थल है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी गण इसके महत्व को अधिक समझते हैं। और भी सुविधाएं, लेकिन मैं चाहूँगा कि शर्मा जी की जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हमारे रेल यात्रियों को दे सकें। विशेषकर बहुत सारी ट्रेनों को मैंने रुकवाने में मदद की थी, यहाँ ठहराव दिलवाया था, लेकिन वो महामारी के कारण बंद हो गई। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होता है तो वो जो ठहराव जिन ट्रेनों का पहले था महामारी प्रारंभ होने के पहले, उन पर विशेष ध्यान दे करके उन सबको उनका ठहराव जो है रिस्टोर करने की व्यवस्था करें। आपके लोकप्रिय सांसद भोले सिंह जी पूर्व परिचित हैं, सबसे परिचित हैं, मेरे से भी परिचित हैं, वो लगे रहते हैं और अच्छा है। आज मैं थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ रुका उसी प्रकार से झींझक भी रुका, लेकिन मैं प्रतीक्षा की बात कर रहा था। सही मायने में प्रतीक्षा अपने घर पहुंचने की। ये कानपुर देहात मेरा घर है, भले परौख में मेरी जन्मस्थली रही हो, लेकिन परौख हो, खानपुर में माध्यमिक शिक्षा पाई हो, झींझक में शिक्षा पाई हो, वहाँ से उस रास्ते से निकल करके रूड़ा और ये डेरापुर, अकबरपुर, ये होते हुए कानपुर, कानपुर से फिर दिल्ली पहुँच गया वकालत करने के लिए। वहाँ से फिर वापस आ गया, घाटमपुर का लोकसभा भी चुनाव भी लड़ लिया, फिर राज्यसभा पहुँच गया और ये क्रम चलता रहा और उसके पश्चात धीरे धीरे पटना राजभवन पहुँच गया और पटना राजभवन से राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। ये रास्ता, ये जो एक गाथा है, संघर्ष की गाथा, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके आया और यदि संघर्ष के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, और ये प्रतीक्षा मैं कर रहा था कि मैं अपने घर कब पहुंचूं, नज़दीक से नज़दीक स्थल पर कब पहुंचूं और उन सबका, हमारी संचालिका महोदय कह रही थी कि मैं आशीर्वाद देने आया हूं। गलत बात है, आशीर्वाद देने नहीं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये सचमुच मैं यहाँ से और राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गया, वो सब कानपुर की धरती और यहाँ के रहने वाले आप सब लोग महानुभाव, शुभ चिंतक और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, आप सबके